हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी। एक बच्चे का बड़ा अच्छा कमेंट्स आया, पढ़ के हंसी भी बहुत आई कि सर आपने कोपेन के अनुसार प्रतिनिधि जिले नहीं बताया। बेटा गलती कर दी, माफ़ी मांगता हूं ऐसी गलती का। कितनी बड़ी गलती कर दी बता। तेरे एग्ज़ाम में यही प्रश्न आना था और मैंने वो नहीं बताया, तो ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। की कि नहीं की? किस किस को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपको कोपेन के अनुसार राजस्थान में प्रतिनिधि जिले नहीं बताए? किस किस को ऐसा लगता है कि साहब नहीं बताए तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? सर फलोदी को सीमावर्ती माना गया, कुछ खबर ऐसी आ रही है। जैसे पूरा आ जाएगा कर लेंगे उसकी चर्चा। हाँ जी, बताओ भाई, किस किस को ऐसा लगा कि मैंने प्रतिनिधि जिला नहीं बताया? तो बहुत बड़ी, देखो कोई बात नहीं है, प्रतिनिधि जिला हो ही नहीं सकता। कैसे? सुनो, अब कोपेन को सुनना वापस से, कोपेन को अब मेरी भाषा के बारे में सुनना जी। आज जिलों के बारे में आगे, जिले कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे जी। सबसे पहले देखो, ये तो है अपना राजस्थान। एक बना दूं छोटा सा राजस्थान, ये तो मैंने बना दिया राजस्थान भाई। अब क्या हुआ भाई साहब, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोपेन। वो निहायती मेरी तरह बड़ा भोला सा भाला आदमी था, है ना, बड़ा भोला आदमी था। अब कोपेन अपने भारत को था नहीं, कहीं बाहर का था साहब। और भारत का था तो एक उसकी क्या ऑनलाइन चैटिंग हो गई। सुनना बात को, ऑनलाइन चैटिंग हो गई। अब जी, अरे डोपा कोई प्रतिनिधि जिले है ही नहीं। सुन लो, अब प्रतिनिधि जिले डोपे है, डोपे। आ जाओ, क्या हुआ साहब, यहां का था अपना कोपेन और उस कोपेन की ऑनलाइन चैटिंग हो गई अपने राजस्थान में गंगानगर जिले से किसी व्यक्ति विशेष से। और कोपेन और गंगानगर वाले ये आदमी दोनों आपस में ऑनलाइन चैटिंग करते थे। तो गंगानगर वाले ने कहा कि यार कोपेन कभी तो हमसे मिलने भी तो आओ। तो कोपेन ने कहा तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो भाई साहब कोपेन ने फ्लाइट पकड़ी। कोपेन ने क्या पकड़ी? फ्लाइट पकड़ी। अब बताओ, फ्लाइट में पता लगता है क्या गर्मी और सर्दी का? फ्लाइट के अंदर गर्मी और सर्दी का पता लगता है क्या? नहीं पता लगता। तो कोपेन एकदम चिल्ड बैठ के आया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी साहब। उसके बाद थोड़ा सा आगे चला और फ्लाइट में बैठ करके आया और वो दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतर गया साहब। और दिल्ली एयरपोर्ट के उतरने के बाद उसने यहाँ से एक एसी बस पकड़ी। कौन सी बस पकड़ी? एसी बस पकड़ी। और एसी बस पकड़ी। अब भाई जी एसी बस में भी कौन सी सर्दी गर्मी का पता लगे? नहीं पता लगता। और एसी बस पकड़ के और वो पहुंच गया अपने गंगानगर। जिस समय वो गंगानगर आया था वो महीना था अपने सितंबर का। सितंबर का महीना था और इस सितंबर के महीने में सुबह के बजे थे 4। सुबह के कितने बजे हुए थे? 4। और जैसे ही वो गंगानगर के अंदर यहाँ पर एक नेहरू गार्डन है। आप में से कोई होगा गंगानगर गया होगा, नेहरू पार्क। उस नेहरू पार्क के पास ला करके बस ने उसको छोड़ दिया। नेहरू पार्क के पास ला करके बस ने छोड़ दिया। और जैसे भाई साहब कोपेन बस से नीचे उतरने के बाद ठंडी ठंडी कूल हवा उससे टकराई, क्योंकि सितंबर का महीना था, बारिश का मौसम था और सुबह के 4 बज रहे थे, है ना। तो ठंडी ठंडी हवा टकराई साहब। तो ठंडी ठंडी हवा टकराने के बाद जैसे बस उतरा तो उसको लगा यार राजस्थान की जलवायु देखो कितनी अच्छी है ना यार, देखो राजस्थान की जलवायु देखो यार कितनी अच्छी है। और उसने नेहरू पार्क के आसपास देखा तो पेड़ ही पेड़ थे ऐसे। उसने कहा यार राजस्थान की जलवायु जो है ना, ये तो पेड़ों की वजह से अच्छी है। तो उस भाई ने, कोपेन ने क्या किया, अपने जलवायु का वर्गीकरण कर दिया था। किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। ठीक है, आगे समझ में। अब हो गई बात साहब, बात गंगानगर वाले आया, 2-5 दिन गंगानगर में घूमा, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। कोपेन को बड़ा मजा आया कि देखो इतने सारे पेड़ है, बारिश हो रही है, गंगानगर की जो जलवायु बहुत अच्छी है। अब चला गया साहब, कई साल बीतते चले गए, 18 साल बीत गए इन बातों को।
दोबारा इस गंगानगर वाले ने फोन किया। अरे 18 साल बीत गए, दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं, एक बार तो दोबारा कभी मिलने तो आओ। उसने कहा तुम बुलाओ और हम ना आए, आपने पहले बुलाया था तब भी आए हैं और अब बुलाओगे तब भी आएंगे साहब। है ना, अभी आएंगे। तो भाई साहब कोपेन दोबारा चले, कोपेन भाई जी दोबारा चले, सुनना मजा आएगा। कोपेन जी दोबारा चले, वही फ्लाइट पकड़ी, न सर्दी का पता लगा न गर्मी का पता लगा। उसके बाद में वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद वो एसी बस पकड़ी। कौन सी बस पकड़ी? एसी बस। लेकिन इस बार बस भी 18 साल पुरानी हो गई, तो बस थोड़ी सी रास्ते में खराब हो गई। खराब होने के बाद जब वो दोबारा गंगानगर पहुंचा तो इस बार महीना था जून का, और बस खराब होने की वजह से वो सुबह 9 बजे पहुंचे। कितने बजे पहुंचे? 9 बजे। सुबह 9 बजे भाई साहब गंगानगर में जैसे ही कोपेन ने बस की खिड़की उतारी और भाई जी का सर से लेकर के पैर तक पसीने पसीने हो गया। अब पता लगा तेरी की, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तू तो चौड़ा होके कह रहा था कि यार इतने सारे पेड़ हैं तो जलवायु बड़ी मस्त है, और भाई साहब यहां तो उतर के देखा पेड़ भी वही है लेकिन धुआं फटी पड़ी है। यहां से लेकर के यहां तक कहां कहां से पसीना है भगवान ही जाने। उसने कहा ओ मैंने गलती कर दी, कोई इसके वर्गीकरण के अंदर, है ना, मैं तो कुछ सुधार करता हूं साहब, इसके अंदर कुछ सुधार करता हूं। तो भाई साहब उसने फिर संशोधन किया, पढ़ाया था ना ये संशोधन, और कहा कि भैया जलवायु जो है वो सिर्फ वनस्पति पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे चमकने वाले सूर्य पे भी डिपेंड करती। तभी तो क्या आया था? सौर ताप पे, है ना जी, तापमान के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अलावा एक और कि भैया सौर ताप ही ताप नहीं, बारिश भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए उसने तापमान और वर्षा, अर्थात किसकी बात की? तापमान और वर्षा की बात की। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई पहली बार किसके बारे में? वनस्पति के बारे में, है ना। और ये भी समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में दोबारा वर्गीकरण किसके बारे में किया जी? किसके बारे में कर दिया मेरे गुलगुलो? तापमान और वर्षा के संदर्भ में। तो एक नाम आए तो वनस्पति, और 2 नाम आ जाए, 3 यदि पूछे कौन सा नहीं है तो तीनों के अलावा नहीं है। अब देखो आगे, ये राजस्थान है। अब कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटे, 4 भाग। एक भाग AW, दूसरा BSHW, तीसरा BWHW और चौथा CW जी। AW, ए से आदर और W से वारम, ए से आदर और W से वारम। आदर का मतलब जहां पे बारिश ज्यादा होती है, गर्मी, इसलिए यह क्षेत्र आ जाता है आपका AW। उसके बाद में BSW, ये आपको याद है, 3 याद कर लो, 1 2 3, बाकी बच जाएगा वो यही है। इसका मतलब ये तो अपने को याद ही है। उसके बाद में BWHW, कितने W? 2। अरे गांव में कहा ना, अरे बड़े बनायो W ही है ना, बड़े बनायो W ही है साहब। तो यहां पर एक आ जाता है आपका BWHW। BWHW ये मरुस्थलीय क्षेत्र था। और CW जी मैंने बताया था कि भैया पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, इस प्रकार से ये CW हो जाएगा। इस प्रकार से कोपेन का वर्गीकरण किया गया था। अब सुनो बात को जी। अगला प्रश्न यहां से आ जाता है क्या कविता? एक बच्चे ने कहा गुरुजी प्रतिनिधि जिला, जैसे BWHW का प्रतिनिधि जिला किसको बता रखा है? मुझे पता है, आप लोगों ने कॉपी में भर रखा है जैसलमेर। बहुत अच्छी बात है साहब। फिर आप लोगों ने BSHW की बात करें, इसमें भर रखा है नागौर, बहुत अच्छी बात है। CWG में आपने भर रखा है जयपुर या सवाई माधोपुर भर रखा होगा। किसी ने सवाई माधोपुर लिख रखा है तो किसी ने जयपुर भी लिख रखा होगा। और AW के अंदर आप लोगों ने लिख रखा है झालावाड़। ओ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इस नागौर के तो 2 टुकड़े हो गए, एक तो नागौर, एक डिडवाना कुचामन। अब क्या करोगे हैं? अब किसको बत लिखूं? डिडवाना कुचामन लिखूं कि नागौर लिखूं? और कल को इस जैसलमेर के भी 2 टुकड़े और हो जाएं, आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जैसलमेर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे? तो कोपेन के जमाने में ना तो जैसलमेर था ना नागौर था, कोपेन के जमाने में एरिया था। कोपेन ने सिर्फ एरिया बताया, ये जिले तो अब वर्तमान में लाइनों के अनुसार आ रहे हैं। कोपेन ने कोई वर्गीकरण नहीं बताया जी, नहीं, ऐसा कोई भी नाम यहां से नहीं आता है। ठीक है,
चलो, तो ये तो हो गया था आपके कोपेन का मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो उम्मीद करता हूं इस कोपेन में तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। ये कोपेन का आपका वर्गीकरण था, और यहां पर कितनी बारिश है, कितनी क्या क्या चीज आती है, ये मैंने आपको बता दिया साहब जी। कोई प्रतिनिधि जिला नहीं बेटा, ये तो ऐसे फर्जी कर रहे थे। महेश पाटीदार, ले बेटा। अब आ जाओ मेरे बच्चों, आगे देखते हैं। अगला देखो साहब, अब पहले इधर फोकस करोगे, उसके बाद में दे दूंगा टाइम में 1 मिनट का लिखने के लिए जी। अगला जो वर्गीकरण आता है, ये वर्गीकरण है आपका हाँ जी, अगला वर्गीकरण आता है अपने थारनथवेट की बात करें, थारनथवेट द्वारा वर्गीकरण कि थारनथवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया, और आपको भी ऐसा ही बनाना है। थारनथवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया, और ये आपका राजस्थान है। तो मैं यहाँ पर एक राजस्थान का छोटा सा मैप बना देता हूँ, जैसा आपको आपकी कॉपी में बनाना है जी। ये आपके कॉपी के अनुसार आपके लिए हो गया एक मैप जी, जो आपकी कॉपी में बनाना है। अब हटा दो इसको जी। अब तुम इसको हटा ही सकता हूं। हाँ, हाँ जी। अब थानवेट के द्वारा वर्गीकरण की बात करें, इसके अंदर यदि यहां से आ जाए, हाँ जी, इसके अनुसार यदि हम बात करें, यहां से आपका आ जाएगा कि भैया एक तो प्रश्न आता है कि इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका आधार था वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाओं का मतलब है कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, नमी, ये सब कहाँ की बातें आ जाते हैं सब, ठीक है। ये बात यहां से आ जाते हैं। तो थानवेट के द्वारा वर्गीकरण, इसका आधार तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल दिशाएं, और उसके बाद आ जाएगा कि 4 भागों में वर्गीकरण, 4 भागों में इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ये हो गया। अब 4 भाग कौन से हैं, यहां देखो, ये आपका मैप है, और इस मैप में थानवेट ने 4 भाग बताए। एक लाइन तो मेरे बच्चों ऐसे खींच रखी है, एक लाइन ऐसे सी खींच रखी है, एक लाइन ऐसे सी खींच रखी है। ये 4 भाग बनाए जी। अब मैं लिखता हूं, देखो इन्होंने 4 भाग कहा। एक तो कहा CAW, एक कहा DAW, एक कहा DBW, और एक कहा EAD। ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे साहब जी। ये तो बेटा मैप के अनुसार ही लिखा जाएगा, मैप के अनुसार तो फिर लिखने, इसके अलावा मैंने लिख के गया हूं पूरी की पूरी लाइनें, वर्षा, जिला, तापमान सब लिख के गया हूं। तो आप बिना मैप के भी उसको लिख सकते थे, और मैप के साथ भी लिख सकते थे जी। तो यहां से थानवेट के द्वारा 4 भागों में वर्गीकरण, CAW, DAW, DBW और EAD। अब मेरे बच्चों थानवेट तो बेचारा कोपेन से भी भोला था, और इसकी बात करें तो देखो यहां पर मैं CAW के अंदर, इस CAW के अंदर मैंने, ये CAW है आपका, और इसके मैंने ये ढक दिया। सबसे पहले ढक दो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ AW दिखाई दे रहा है। इसका मतलब CAW जो है, ये CAW आपके कोपेन के AW के बराबर है। अब बताओ इसके अलावा अब इसमें और क्या याद करना है आपको। इसका मतलब है यहां से लाइन खींच दो ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, CAW। अब कोई इसमें पूछे, इसका नाम इन्होंने हिंदी में कोई नाम बोला ही नहीं, तो यहां पर कौन कौन से जिले आएंगे, वो जिले जो कोपेन के AW में है। वही बारिश, वही वर्षा सब यहां पर आ जाएगी साहब, ठीक है जी। ये बात यहां से आ गया, ठीक है।
तो कोपेन CaW कोपेन के AW के बराबर है। आगे देखो, उसके बाद DaW ये हमें याद है, ये हमें क्या है, याद है। याद है का मतलब हम तीन को याद कर लेते हैं, CaW को, DbW को और EAD को, बाकी बच जाएगा वो DaW है और वो तो हमें याद ही है साहब। अब देखो अगला आता है DB, ये क्या है, DB, यहां से समझना ये DB, और एक हनुमानगढ़ में है TB, हनुमानगढ़ में क्या है, TB है कि नहीं, TB क्षेत्र, इसका मतलब DB और TB याद करना थोड़ा सा, अर्थात हनुमानगढ़ के आसपास का भाग। इसका मतलब है इस DbW के अंदर यदि हम बात करें तो आपका एक क्षेत्र तो आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर से एक बन गया आपका अनूपगढ़, तो एक यहां पर आ जाएगा आपका अनूपगढ़, ये क्षेत्र है चूरू, ये क्षेत्र यहां पर आ जाएगा कुछ हिस्सा बीकानेर का। इसका मतलब इस प्रकार से ये लिख देता हूं मैं यहां पर, और ये जो हो जाएगा ये हो गया बेटा आपका DbW, और DbW के अंदर जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो हो गया गंगानगर, एक हो गया आपका अनूपगढ़, एक हो गया आपका हनुमानगढ़, एक हो गया आपका चूरू, और एक हो गया आपका बीकानेर। जी, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये इलाका इसके अंदर आ जाएगा। लास्ट में बचता है EAD, और EAD में एकमात्र जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। तो मेरे बच्चों इसके आसपास का जो इलाका है ये हम बात करें, ये हो गया आपका EAD, और इस EAD में आ जाएगा जैसलमेर व सीमावर्ती भाग की बात करें, और बाकी जो बच गया ये सब DAW है। अब बताओ इसमें लिखने की जरूरत कहां पर है, यदि लिखोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा साहब। कितने जिले याद करोगे, पूछे भरतपुर कौन से में, तो लिखने की आवश्यकता कहां पर, 3 में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आ जाएगा। अब मैं इसको तो हटा देता हूं जी, इसको तो मैं हटा देता हूं। अब समझ में आ गई बात जी। तो थानवेट की बात करें, इस थानवेट के द्वारा वर्गीकरण किया गया, उसका आधार था वायुमंडलीय दशाएं। फिर कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। एक है CaW, तो CaW जो है ये क्या हो गया भाई, कोपेन के AW के बराबर, तो कोपेन के AW के बराबर है, तो अब आपको कोपेन का AW बराबर याद है, तो इसके जिले याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है जी। उसके बाद में एक DAW, ये DAW ये तो हमें क्या है, याद है। क्यों बोला मैंने, इसको याद कर लिया, ये याद हो गया, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, बाकी बचा हुआ भाग इसी में है, तो किसी भी जिले का नाम आ जाए वो सब इसी के अंदर आ जाएगा जी। उसके बाद में एक आता है DbW, इस DbW के अंदर गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर है, और एक आता है EAD, और इसके अंदर जैसलमेर व इसके आसपास का भूभाग आता है। बस इतना है साहब जी। तो उतार लो इस मैप को, तो कोपेन के थानवेट के अनुसार, तो थानवेट के अनुसार ये 4 भाग हो गए। मैं इसको भी हटा देता हूं, लो ये लो मेरे बच्चों, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, ये होना चाहिए आपकी कॉपी के अंदर। और यहां से एक बार पूछा जाता है, और वो है आपका EAD का। EAD है भाई सर, BED, वो BED थोड़ी करना है, EBD होगा कि EAD होगा। वाह, मैं कमेंट्स हटा ही देता हूं साहब। भाई आपके कमेंट्स ऐसे आएंगे तो एग्जैक्ट सही बता रहा हूं, एक भी कमेंट्स ऐसा नहीं है जो इनके संदर्भ में हो, एक भी नहीं है ऐसा साहब। कहीं और ही अटक उठपटांगी मैसेज है, मतलब गुरुजी क्या हुआ है ना, तो फिर हटा ही देता हूं। तुम भी डिस्टर्ब होते हो, मैं भी डिस्टर्ब होता हूं। एक कह रहा बोल के बताओ इतनी देर से क्या कर रहा था जी, गुप्ता जी जी। नहीं बेटा, इसका कोई
भाई एक बच्चे ने पूछा इसका वर्गीकरण कब हुआ, तो बेटा तिथि होती तो मैं बताता नहीं क्या, यदि कोई चीज होती तो मैं बताता, चिंता मत करो, जो होगा उसका बताऊंगा। जी आगे बढ़ते हैं साहब। हाँ जी आगे देखो मेरे बच्चों, अब आपके एक वर्गीकरण और है ना, एक वर्गीकरण और है, उसको सुनो। पहले सुनना, पहले आते लिखना चालू कर दोगे, अपना दिमाग लगाना चालू कर दोगे तो समझ में आएगा कम, और यदि सुन करके पढ़ करके लिखने की समझने की कोशिश करोगे तो आएगा समझ में ज्यादा। ठीक है बेटा जी। यहां से देखो, मैं पहले इसको राजस्थान के मैप को बना देता हूं, फिर यहां पर आपके लाइन खींच करके लिख दूंगा। पहले सुनना एक बार, मैं अभी उतारना कुछ नहीं है, अभी उतारने मत लग जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी कुछ नहीं उतारना मेरे भाई, अभी नहीं उतारना है साहब जी। ये देखो ये अपना राजस्थान है, और एक वर्गीकरण आता है त्रिवार्था, त्रिवार्था द्वारा वर्गीकरण। यहां पे लिखता हूं मैं त्रिवार्था, त्रिवार्था द्वारा वर्गीकरण। और त्रिवार्था द्वारा वर्गीकरण की बात करें तो इसमें आपको 2 लाइन पढ़नी है। पहली लाइन, इसने क्या किया, कोपेन और थानवेट का वर्गीकरण को जोड़ करके, थानथवेट की बात करें, इन दोनों को जोड़ करके और अपना वर्गीकरण दे दिया। तो कोपेन और थानवेट के वर्गीकरण का दोनों का मिक्स भाग है ये, ठीक है। और एक यहां से आता है, इन्हीं की बात करें, इन्होंने 4 भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों के वर्गीकरण की बात करें, 4 भागों के अंदर वर्गीकरण किया साहब जी। अब देखो यहां से इन्होंने क्या किया, एक तो वही चीज जो कोपेन के अनुसार AW थी, वही यहां पर इन्होंने नाम दे दिया AW। तो एक वर्गीकरण तो आ गया AW, और इस AW के साथ मैं लिख देता हूं आगे, ये कोपेन के AW के बराबर है। अब बताओ, इसका मतलब है कि हमें त्रिवार्था का एक रूप तो याद हो गया AW। त्रिवार्था ने एक तो क्या कहा, AW, है ना, और AW में हो गया अपना कौन सा, कोपेन के AW के बराबर जी। दूसरा, इन्होंने जैसे कोपेन ने बांटा था BW HW, बांटा कि नहीं बांटा भाई, BW, अच्छा कहीं मैं त्रिवार्था तो नहीं लिख दिया, कोपेन वाले ने तो नहीं बना दिया, एक मिनट हो भैया, AW लेकिन थोड़ा सा चेंज, अच्छा उसी कोपेन वाले में बना दिया था ना, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, 1 मिनट, क्योंकि फिर आप सोचोगे गुरु जी ये क्या हो गया। इसको डिलीट करता हूँ और इसको तो हटाता हूँ। इसमें देखो आ जाओ, इसको छोटा करता हूँ, क्योंकि फिर कई सोचेंगे गुरुजी मैप वो नहीं बताया, तो मैं इसलिए यही मैप लगा के बता देता हूँ। एक कमेंट्स आया, नहीं गुरुजी वही मैप लगा के बताओ, नहीं तो कोपेन से क्या जल्दी समझ में आता था ये, लेकिन कोई नहीं, हम तो इसके साथ समझ लेंगे भाई, अपने को क्या करना है। हाँ जी देखो कोपेन की नकल की थी साहब, अपना आता है त्रिवार्था, है ना, अभी कुछ नहीं लिखना आपको कॉपी में, त्रिवार्था द्वारा वर्गीकरण। और त्रिवार्था के वर्गीकरण में सिर्फ 2 ही लाइनें हैं। पहला कि इसने कोपेन और थानवेट दोनों को कॉपी कर दिया और दोनों को जोड़ करके और अपना खुद का वर्गीकरण दे दिया। और एक कितने भागों में बांटा, 4 भागों में वर्गीकरण, 4 भागों के अंदर
वर्गीकरण, और इन 4 भागों के वर्गीकरण के अंदर इन्होंने नंबर 1 जो बांटा वो नंबर 1 तो ये हो गया जी आपका इस प्रकार से। एक तो ये बांट देते हैं जी है ना। एक तो ये हो गया आपका, यहां से इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। ये लो, ये तो हो गया कोपेन त्रिवार्था के अनुसार AW, और इस AW की बात करें तो ये लगभग कोपेन के AW के बराबर है। इसको तो इतना याद रखना, कोपेन के AW के बराबर, कोपेन के AW के बराबर। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। उसके बाद में यहां पर उन्होंने एक जैसा कोपेन ने BWHW बोला था, कोपेन ने एक तो बांटा था AW, एक BSHW, एक BWHW और एक CWG, यही तो बांटा था कोपेन ने। तो यहां से हाँ अपने आप ही बात कर लेते हैं बेटा, और क्या दुनिया से क्या मतलब करना अपने को। AW ये तो कोपेन का AW के बराबर हो गया। उसके बाद में इसका इन्होंने दोनों का इन्होंने अपना कोई वर्गीकरण लिया ही नहीं। मतलब आप ऐसे बावड़े क्यों हो जाते हो, इसने अपना कोई वर्गीकरण लिया ही नहीं। इसने कोपेन को और उसका वर्गीकरण पकड़ा और दोनों को मिक्स करके दे दिया। मैं दोनों को मिक्स करके दे दिया, इसने बेचारे अपने कोई वर्गीकरण दिया ही नहीं। होता तो मुझे बताओ, मुझे शर्म थोड़ी आ रही थी। आप मेरे जेठ तो लगते नहीं हो कि मैं आपको बताता नहीं। हाँ भाई, मतलब कहीं ऐसा सोचते होंगे गुरुजी आपने बताया नहीं, तो उसमें मेरे कोई ससुराल पक्ष से होंगे, भाई मैं बता दूंगा तो शर्म आ जाएगी तेरी की गुरुजी ओ आपने बता दिया, है ना। तो दोनों को मिक्स करके दे दिया इसने। ले भाई, एक ने ये ज्ञान दिया, एक ने ये ज्ञान दिया, उन दोनों ने मिला करके अपना ज्ञान दे दिया, खत्म। और क्या क्या कहूँ, तो मतलब कुछ आपको समझाने के लिए ही कहूँगा, क्योंकि 12वीं पास तो तुम हो ही, अब बच्चा भोला हो तो समझा दे। जी आगे देखो साहब, AW कोपेन के अनुसार AW दे दिया जी। मजे लेने वाले मौके देते क्यों हो तुम लोग जी। उसके बाद देखो मेरे बच्चों, अगला एक BSHW था। अब इसने कोपेन की कॉपी की, लेकिन थोड़ा सा क्या किया, छोड़ दिया साहब, और BSH रखा, W नहीं रखा। तो इसने त्रिवार्था ने BSHW में BSH रखा, BWHW में सिर्फ BWH रखा, और CWG था उसको CAW कह दिया। उसको क्या कह दिया, CAW। अब देखो यहां से, तो इसका मतलब है अब उन्होंने BWHW की बात करें, अब दोनों का मिक्स वर्जन किया। तो दोनों का मिक्स वर्जन का मतलब हमें दोनों को समझना पड़ेगा साहब। दोनों का मिक्स वर्जन का मतलब है कि भैया उन्होंने क्या किया, कोपेन का AW से उठा करके सीधा AW चिपका दिया, BSHW को उन्होंने BSH कर दिया, BWHW को उन्होंने BWH कर दिया, CWG को CAW कर दिया। एक तो ये, तो कितने नाम बांट दिए उन्होंने, 4 भागों में बांटा AW। तो AW तो हो गया आपके कोपेन के AW के अनुसार। चलो आगे देखो, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, BSH को छोड़ते हैं एक बार, फिर उन्होंने थानवेट ने BWHW की बात करें। ये तो हमें पता था मरुस्थल वाला क्षेत्र था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भैया अपना जो जैसलमेर का इलाका है सिर्फ यही आएगा BWHW में, अर्थात नाम तो दे दिया BWHW वाले को शॉर्ट करके कोपेन का तो, और थानवेट का कौन सा जोड़ दिया, EAD, दोनों का मिक्स कर दिया साहब। तो यहां पर BWHW और इसके अंदर एक ही जिला दिया अपना, और ये जिला दिया अपना जैसलमेर जी, दे दिया साहब। उसके बाद में CAW अपने पढ़ा था कोपेन में, CWG, अब CWG को उसने क्या नाम दे दिया, CAW, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये इलाका होगा आपका, यहां पर ला करके मिला दिया उन्होंने, ये इलाका होगा साहब, और ये कहा कि ये आपका होगा CAW।
जी ये कह दिया साहब कि यहाँ पे CAWG की जलवायु आ जाती है साहब। और इसके अंदर जिलों की बात करें कि गुरुजी कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जैसे लिखता हूं मैं, अलवर है, ऐसे लिखता हूं, कोट पूतली बहरोड हो गया, अलवर हो गया, डीग हो गया, है ना, भरतपुर हो गया, खैरतल, तिजारा हो गया। इसके अलावा कुछ हिस्सा इसमें जयपुर का भी आ गया, दौसा भी हो गया, धौलपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है ना, इसमें दूदू भी है, केकड़ी का हिस्सा भी है, इसमें आपका भीलवाड़ा भी है, इसमें आपका शाहपुरा भी है, इसमें आपका सवाई माधोपुर भी है। ये इससे इसके अंदर आ गए। और बाकी जो बच गया इसको क्या कहा, BSH। जी अब सुनो वापस से, पहले सुनो जी क्या हुआ कि ट्रिवार्था के द्वारा वर्गीकरण किया गया। जी जब तथ्यात्मक बातें हैं और तथ्यात्मक आपको याद ही करनी पड़ेंगी, मतलब ऐसा नहीं कि क्यों हुआ। जी ट्रिवार्था का वर्गीकरण, तो ट्रिवार्था का नाम याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं जी क्यों हुआ, एग्जैक्ट आपको याद रखना। आपको ऐसे कैसे याद रखना ही पड़ेगा, कोई इसके पास अलावा ऑप्शन ही नहीं अपने को। जी टोंक भी आ जाएगा इसमें, सब इसमें टोंक भी है। जी क्या हुआ, कोपेन के द्वारा, ट्रिवार्था के द्वारा वर्गीकरण, इसने कोपेन और थार्मेट को मिक्स कर दिया साहब, दोनों को मिक्स करके वर्गीकरण कर दिया, 4 भागों में बांटा। और इन्होंने कहा कि 4 नाम होंगे, एक होगा AW, एक होगा BSH, एक होगा BWHW और एक होगा CAW। तो इन्होंने AW तो कोपेन के AW के अनुसार, बेटा अब इसमें समझ में किसी को कोई कहे ना, किसी के मस्तिष्क में से लगे गुरुजी समझ में नहीं आया, तो बेटा समझ में कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये 4 नाम तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद, कि ट्रिवार्था ने कितने भागों में बांटा, 4 में, कौन कौन से, ये कभी समझ में नहीं आएंगे। 4 नाम आपको ध्यान में ही रखने होंगे, AW, BSH, BWHW और CAW। ये 4 नाम जब याद होंगे तब अपने आप आगे की कहानी समझ में आएगी। 4 नाम याद रखने ही पड़ेंगे। कोई सोचे कि गुरुजी समझ में नहीं आया, तो बेटा 4 नाम याद करने पड़ेंगे, समझने की बात आगे है साहब। AW, BSH, BWHW और CWG। अब इसका AW कोपेन के AW के अनुसार है। फिर BSH एक बार छोड़ो, क्योंकि BSH का लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो हम नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा नाम तो हमें ऐसे याद नहीं है साहब। फिर BWHW, इस BWH में, सिर्फ BWH में एकमात्र जिला शामिल किया गया है और उसका नाम क्या है, जैसलमेर। उसके बाद में CAW, तो CAW में अपना पूर्वी भाग आता है और उस पूर्वी भाग में मोटे मोटे जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये हिस्सा है, वही मैंने यहाँ लिखा। और बाकी जो बच गया आपका, जैसे गंगानगर, अनूपगढ़। यदि पूछा जाए कि बताओ झुंझुनू किस में आएगा, तो झुंझुनू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कौन से में जाएगा, BSH में। गंगानगर कौन से में होगा, तो भैया तीनों में से है, नहीं तो इसमें। तो इसका मतलब 3 याद कर लो, चौथा अपने आप आपके याद हो जाएगा। जी ये आपको ध्यान में रखना है, बना लो इसको। अब मैं इसको इधर वाले को थोड़ा सा हटा देता हूं, ये लो मेरे बच्चों। तो ट्रिवार्था का वर्गीकरण, ट्रिवार्था ने कोपेन और थानवेट को मिक्स करके दे दिया, 4 भागों में बांट दिया। पैनल दिखा दूं, नहीं दिख रहा तो ये लो जी, ये लगभग सेम सा ही है, कोपेन जैसा ही है। अब इसमें तो थोड़ा सा जान हमें भी डालनी पड़ेगी अपनी तरफ से याद करने की।
एग्जाम में मोस्टली कोपेन और थानवेट से प्रश्न आते हैं, ट्रिवार्था से प्रश्न नहीं आता है तो लगभग मोटा सा आता है। ऐसा नहीं है कि आपने मोटा मोटा भी देखा है तो आपको प्रश्न निकल जाएगा। एक और आया गया, अंजनी सिंह आ गई जी, आधार बताओ। अरे डोपी, आधार होता तो बता ही देता मेरी बेटी। मैं, मुझे शर्म तो नहीं आ रही ना। ऐसा तो है नहीं कि मुझे तुम्हें बताने में कि मैं तुम्हें बता दूंगा इसका आधार क्या है, तुम मेरे कोई जेल कर देगो, है ना। तो इन्होंने तो कोपेन और थानवेट को मिक्स करके दे दिया। ना तो बोला वनस्पति, ना बोला कुछ नहीं बोला सर। जी जी जी, चलो ये तो हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं साहब, आगे चलें यहां से। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, अगला आता, नेक्स्ट आता है, हम बात करें राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण और कितने भागों में बांटा? 5 भाग। सीधा प्रश्न आता है, यदि एग्जाम में आए राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो एग्जैक्ट आप क्या लिखोगे? 5 भाग। कोपेन के अनुसार कितने भागों में किया गया, तो आप लिखना 4 भाग। यदि आ जाए कि यदि पूछा जाए थानवेट के अनुसार कितने भागों में, तो 4 भाग। और यदि आ जाए एक आ जाए आपके इसके में से कि भाई ट्रिवार्था के अनुसार कितने भागों में, तो क्या बोलोगे? 4 भाग। ये यहां से आ गया है। अब देखो यहां से राजस्थान के सामान्य जलवायु वर्गीकरण की बात करें और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के अंदर बांटा गया। एक पूछ रहा है जिसमें बूंदी कहाँ आएगा बेटा? इसमें बूंदी भी इधर ही आ जाएगा। बूंदी ये है तो बेटा इतना तो आपको आइडिया मैप में भी हो जाना चाहिए ना। जैसलमेर वाले में BWH है ना, BWH ही तो है, हाँ जगराज BWH। चलो देखो भाई, राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण की बात करें, कितने भागों में बांटा? 5 भागों के अंदर। इसमें देखो 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक भाग, एक वर्गीकरण तो ये आ जाता है जी, एक वर्गीकरण तो ये है ना, एक तो ये हो गया जी, 1 नंबर 1। और इसे कहा गया है अपने शुष्क जलवायु। यहां पे जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क जलवायु। और इस शुष्क जलवायु की बात करें, इसके अंदर यदि एरिया पूछा जाए तो याद रखना अपना जो महान मरुस्थल वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर आ जाएगा। मतलब बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी क्षेत्र के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी? शुष्क जलवायु। ओके जी। उसके बाद में एक यदि हम बात करें, एक अपने इस प्रकार से आ जाती है भाई जी, ये नंबर 2 हो गई। और नंबर 2 की बात करें, ये आपके हो जाती है अर्ध शुष्क जलवायु। और इस अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें तो मेरे बेटा ये हो जाएगी क्या, हम बात करें इसका एरिया हो जाएगा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल में हम कौन कौन से जिले पड़ गए थे ये आपको याद है ही, इसकी तो मैं उम्मीद ही करता हूं जी। नेक्स्ट यहां से आता है, एक यहां से आ जाएगा आपका इस प्रकार से इलाका है थोड़ा सा जी,
ये इलाका हो गया भाई 2 किला है जी, ये इलाका हो गया बेटा, ये क्षेत्र है, और ये हो गया आपका नंबर 3, ये 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और इसे कहा जाता है उप आर्द्र जलवायु। और इस उप आर्द्र जलवायु की बात करें तो मोस्टली मैं कह दूं अरावली क्षेत्र कह देता हूं, अरावली क्षेत्र की, अरावली की जो पहाड़ियों वाला भाग है वो इसके अंदर आ जाएगा, अरावली क्षेत्र। उसके बाद में एक अपना यहां से आ जाएगा कि इस दक्षिणी भाग, ये इस प्रकार से लेंगे, ये यहां से इसको मिला देते हैं इस क्षेत्र में। ये जो हो गया अपना नंबर 4, ये हो जाएगा आपका आर्द्र जलवायु, और इस आर्द्र जलवायु में हो जाएगा अपना सामान्यतः पूर्वी राजस्थान। और ये नंबर 5 हो जाएगा, और इस 5 में आ जाएगा कि अति आर्द्र जलवायु, और इसमें आ जाएगा अपना दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इस प्रकार से याद रखना है साहब। यहां पर थोड़ा सा जिलों के वर्गीकरण से भी यदि हम दूर रहेंगे तो भी ठीक सुख पाएंगे जी। यहां से क्या हो रहा है भाई, अरे 2 के पानी मंगाया डोबो, अंगूर खा रहे हैं 2 की, कारण मेरी जिंदगी में कठे हैं पानी, भाई बोतल 2 की ले आए, कौन ले खा रहे अंगूर मतलब जी। तो आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों के अंदर प्रश्न आएगा। राजस्थान में शुष्क जलवायु कहां पाई जाती है, राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान में उपार्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान में आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है, या राजस्थान के अंदर अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, ओके भाई सुधीर कुमार। तो एक छोटा सा चित्र बना लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हो गया बेटा, ओके। तो ये यहां से बातें आ जाती है साहब। हाँ, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं साहब, अब मजा आएगा तो मेरे बच्चों। और आपके एग्जाम में 100% कोपेन या थानवेट या त्रिवार्था, कोपेन और थानवेट और सामान्य प्रश्न यदि बनने की पूरी संभावना है तो कोपेन का, थानवेट का और सामान्य से बनता है। अब चलें आगे जी। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी आज थोड़ा सा मजा कम आया, अब आएगा। अब तक तो या आपके दिमाग पे जोर था, अभी तक जो पढ़ रहे थे ना इसमें आपके दिमाग पे जोर चल रहा था, अच्छा याद करना पड़ा था। अब देखो साहब, अब होगी राजस्थान की जलवायु। अब आ जाएंगे अपने राजस्थान की ऋतुओं की बात करते हैं। अब पढ़ने में मजा आएगा, दोबारा हंसी मजाक आ जाएगी, इसलिए मजा आ जाएगा। राजस्थान की ऋतुएं,
और राजस्थान की ऋतुओं की बात करें तो सबसे पहले अपनी ऋतु आती है जिसका नाम है ग्रीष्म ऋतु। अब एग्जाम में कई प्रश्न पूछते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। पहला पूछा जाता है कि सामान्यतः कि ये जो अपनी ग्रीष्म ऋतु है यदि इसकी अवधि की बात करें कि कब से कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु जो है सामान्यतः ये अपने होती है मध्य जून से लेकर के या कहें मध्य मार्च से और मध्य जून तक, मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक का समय किसका है, ग्रीष्म काल का है। इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर यदि हम अपने हवाओं की दिशा की बात करें, हवाओं की दिशा, तो मेरे बच्चों हवाओं की दिशा कैसी होती है, देखो ये तो है अपना भारत, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गई तो पढ़ करके मजा आएगा। ये भारत है और ये अपना हो गया राजस्थान, और ये राजस्थान। और ग्रीष्म काल के अंदर अपने राजस्थान के अंदर तापमान होता है कम या अधिक, तो अपने यहाँ पे तापमान होता है अधिक, और तापमान अधिक होगा तो राजस्थान के अंदर वायुदाब जो है ये वायुदाब होता है कम। और जब सूर्य, क्योंकि 21 ग्रीष्म काल तब होगा जब सूर्य कहाँ होगा, अपने राजस्थान के पास होगा। भाई अपने यहाँ पे तापमान तब होगा जब सूर्य राजस्थान के ऊपर चमकता होगा, और सूर्य ग्रीष्म काल के अंदर चमकता कर्क रेखा के ऊपर, और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है साहब। अब यहाँ से आता है जब यहाँ पे तापमान अधिक और वायुदाब कम है, तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर होता है आपका तापमान कम होगा। यहाँ पे तापमान क्या होगा, कम, और तापमान कम होगा तो यहाँ पर वायुदाब क्या होगा, अधिक, और वायुदाब अधिक है और पवनें हमेशा अधिक वायुदाब से कम की ओर चलती हैं, तो ये हवाएं अधिक से क्या चलेंगी, कम की ओर। तो हवाओं की दिशा की बात करें, याद रखना ये हवाओं की दिशा अपने होती है दक्षिण पश्चिम से। हवाओं की दिशा किधर से, दक्षिण पश्चिम से, और ये चलते हैं अपने उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर की बात करें, ये हवाएं होती हैं। या मैं इन हवाओं की दिशा ये भी कह सकता हूं, ये किधर होती हैं, जल से स्थल की ओर। किधर, जल से स्थल की ओर होती हैं, और जल से स्थल की ओर जो पवनें चलती हैं इन्हें कहा जाता है जल समीर। तो राजस्थान के अंदर ग्रीष्म काल में कौन सी पवनें चलती हैं, जल समीर चलती हैं, या ऐसे कहें जल से स्थल की ओर, क्योंकि समुद्री क्षेत्र के अंदर दक्षिणी भाग में तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा है, और हमेशा हवाएं वायुदाब, उच्च वायुदाब से कम की ओर चलती है। ये बात यहाँ से आ जाती। तो हवाओं की दिशा पूछे या जल से स्थल की ओर, या पूछे कौन सी है, स्थल या जल समीर की बात करते, तो ये यहाँ से आ जाती है हवाओं की दिशा। दो बातें तो यहां से होगी, तो अवधि और उसके बाद हवाओं की दिशा। चलो आगे देखो, उसके बाद मेरे बच्चों यहां से एक आता है आपके तापमान की बात करें कि भाई ग्रीष्म काल के अंदर तापमान कैसा होता है। ग्रीष्म काल के अंदर तापमान की बात करें, ये तापमान कैसा होता है, तो तापमान में समझना कि राज्य में तापमान में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताओं का मतलब होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है। जैसे ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, किधर की चर्चा करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें, तो ये जो पूर्वी राजस्थान है इसके अंदर टेम्परेचर होता है लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस की। पूर्वी राजस्थान में टेम्परेचर कितना है, 40 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर तापमान जो होता है ये अपना होता है 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब है दोनों क्षेत्रों के अंदर तापमान में अंतर है। और भूगोल ये कहता है कि जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ की परिस्थितियाँ मानव के रहने के अनुकूल नहीं होती, और जो परिस्थितियाँ मानव के अनुकूल नहीं होती उनको बोलते हैं विषम परिस्थितियाँ। तो ये यहाँ से आ जाता है कि इसी पश्चिमी राजस्थान की बात करें कि याद रखना, तो यहाँ ग्रीष्म काल में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु कह दो या विषम परिस्थितियां पाई जाती है। विषम जलवायु
पाई जाती है। ये बात भी ध्यान में रखना। तो तापमान, राज्य के तापमान में विभिन्नता है। पूर्वी राजस्थान में अलग है, पश्चिमी राजस्थान में अलग है, और ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान के अंदर तापमान जो है वहां पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद एक बिंदु आता है अपना वर्षा का, कि गुरुजी ग्रीष्म काल में वर्षा की बात करें तो मेरे बच्चों वर्षा की बात करें तो एक तो याद रखना कि यहाँ ऐसे कहूँ मैं, सामान्यतः कह देता हूँ। एक तो सामान्यतः ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है। सामान्यतः ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है, बस सामान्यतः वर्षा नहीं गिरती। लेकिन हाँ ये भी आ जाता है, एक कहूँ तो कभी कभार तेज आंधी के साथ वर्षा होती है। कभी कभार तेज आंधी के साथ वर्षा होती है। अब कभी कभार तेज आंधी के साथ वर्षा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहां पर आ जाएगा कि वर्षा का नाम। तो भाई इस वर्षा का नाम क्या है? देखो वर्षा के नाम की बात करें तो मैं एक छोटा सा यहां पर भारत का नक्शा बना देता हूं और आप लोग भी इस नक्शे को बना करके लिख लेना, या मैं वर्षा का नाम आगे लिख देता हूं कि वर्षा का नाम, वर्षा सामान्यतः ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होता है। हाँ कभी कभार तेज आंधी के साथ बारिश हो जाती है। उस वर्षा का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, उस वर्षा को बोलते हैं दोंगड़ा। उसको क्या बोलते हैं? दोंगड़ा जी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझना है ना, इसको क्या बोलेंगे? दोंगड़ा। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा समझना यहाँ पर, वो ये कि अपना आ जाता है ये वर्षा का स्थानीय नाम है, वर्षा का स्थानीय नाम, और ये नाम क्या है? दोंगड़ा। इस दोंगड़ा को हम कई शब्दों में कह सकते हैं। पहला, एक तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रीष्मकालीन वर्षा है कि नहीं है? ग्रीष्मकालीन वर्षा, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में ग्रीष्मकालीन वर्षा, इसको क्या कहते हैं? दोंगड़ा। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, बेटा बहुत बढ़िया पूजा, बहुत सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं जी। या इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा, क्योंकि ग्रीष्म काल के बाद मानसून आ गया तो ये मानसून से पहले की वर्षा हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी मानसून पूर्व वर्षा। और अपने यहां पर वर्षा के स्थानीय नाम की बात करें तो अपने भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर होने वाली वर्षा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर मैं कहूं पश्चिमी बंगाल, इस पश्चिमी बंगाल के अंदर जो ग्रीष्म काल में बारिश होती है उसे कहा जाता है काल बैसाखी। उसको क्या बोलेंगे? काल बैसाखी। इधर आपका है छोटा नागपुर का पठार, इधर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटा नागपुर के पठार के अंदर जो बारिश होती है उसे कहा जाता है नार्वेस्टर, है ना। ये वर्षा का स्थान नाम है। और वर्षा भी कौन सी है? मानसून या ग्रीष्मकालीन वर्षा, है ना। एक इधर आ जाएगी आपके असम के क्षेत्र की बारिश की बात करें, असम, और इस असम वाली वर्षा को कहा जाता है चाय या बागानी वर्षा। एक इधर महाराष्ट्र और केरल के क्षेत्र में होती है, महाराष्ट्र क्षेत्र में मुख्य रूप से, और इसे कहा जाता है आपके आम्र वर्षा। और एक अपने हो गई राजस्थान, और राजस्थान के अंदर इसको क्या बोलते हैं? दोंगड़ा कहा जाता है। तो राजस्थान के अंदर होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा, इसको क्या बोलेंगे? दोंगड़ा। इसको क्या बोलेंगे? दोंगड़ा। या राजस्थान के अंदर होने वाली वर्षा को क्या बोलेंगे? मानसून पूर्व की वर्षा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। उसके बाद अब आगे समझते चलना थोड़ा सा। नेक्स्ट यहां से आता है कि यदि हम बात करें, एक छोटा सा मैप बनाता हूं कि ये तो हो गया अपना ये तो हो गया अपना भारत, और इस भारत के अंदर
यहां से अपनी रेखा गुजर रही है जिसका नाम है करक रेखा, और इस करक रेखा के ऊपर ग्रीष्म काल में सूर्य चमकता है लंबवत। ये तो सबको पता होगा कि करक रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत कब चमकता है, 21 जून को, है कि नहीं भाई जी। ये यहां से आ गई आमर वर्षा, केरल के क्षेत्र में चेरी ब्लॉसम, इधर महाराष्ट्र में आमर वर्षा, इधर केरल का जो क्षेत्र आ जाएगा है ना, इस क्षेत्र के अंदर आ जाएगी आपके चेरी ब्लॉसम या फूलों की वर्षा जी। हाँ, अब देखो, जब करक रेखा के ऊपर सूर्य होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर यहां पर एकदम उच्च तापमान होगा, और जब उच्च तापमान होगा तो यहां पर क्या होगा, न्यून वायुदाब, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा साहब, है कि नहीं है। तो एक यहां से आ जाएगी मेरे बच्चों कि ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थल न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। सही बात है क्या, केंद्र होता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में सबसे अधिक उच्च तापमान कहां पाया जाता है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर है, और पश्चिमी मरुस्थल में जब उच्च तापमान होगा तो वहां पे वायुदाब होगा कम। तो ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थल न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। अब अगली और चीज समझना, जब यहां पे न्यून वायुदाब होगा मेरे बच्चों, जब यहां पे न्यून वायुदाब होगा, सूर्य यहां पर है, तो इधर तापमान क्या है, कम, तो तापमान कम है तो यहां पर वायुदाब क्या होगा, अधिक, और हवाएं किधर चलती हैं, अधिक से कम की ओर। किधर चलती हैं, अधिक से कम की ओर, ऐसे ही चलती हैं सब। और जब अधिक से कम की ओर चलती हैं तो ये जो भूभाग है, समझना बात को, ये जो भूभाग है ये जल वाला है, और जब हवाएं जल के ऊपर से आएंगी तो अपने साथ नमी धारण कर लेती हैं, और वही नमी युक्त हवाएं जब आगे आएंगी तो अपने क्या कर देंगी, वर्षा। इसका मतलब है कि भैया, और ये वर्षा, इधर से हवा चल रही है और इन हवाओं की दशा के साथ वर्षा हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, मानसून, क्योंकि हवाओं की दिशा के साथ की परिस्थितियां ये क्या कहलाती हैं, मानसून। तो यदि इन हवाओं के साथ बारिश होगी तो ये कहलाता है मानसूनी वर्षा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीष्म काल के अंदर यहां पे न्यून वायुदाब का केंद्र बना, जिससे हवाएं जल के ऊपर से इधर आएंगी, जिससे भारत में मानसून आया। यदि ग्रीष्म काल नहीं होता, यदि ग्रीष्म काल नहीं होता तो यहां पे तापमान ज्यादा होता, यहां पे वायुदाब क्या होता, तापमान कम होता। ग्रीष्म काल नहीं होता, तापमान कम, तो वायुदाब ज्यादा होता तो हवा नहीं आती। इसका मतलब है एक यहां से और आ जाएगा कि नेक्स्ट लाइन हो जाएगी कि ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है। एक बच्चे ने पूछा मुझे तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम क्यों होता है, तापमान कम होता तो वायुदाब अधिक क्यों होता है, ये बताओ। बेटा, जब तापमान ज़्यादा होता तो हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, यहाँ रहती नहीं है। मतलब जैसे ये कमरा है और इस कमरे के अंदर तापमान कम होगा तो हवा जो है ना ठंडी होकर के नीचे बैठ जाएगी। गुरुजी इसका ऐसे कैसे बैठ जाएगी, तो सुनो, हम लोग जब आप लोग पानी जब गर्म करते हो ना, तो पानी गर्म करने के समय उसमें भाप उठती है। वो कैसे उठी ऊपर, क्योंकि जब आपने इसको गर्म किया तो हवा क्या होती है, हल्की, और हल्की होकर के हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। वही बात यहाँ से कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस कमरे में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से हवा गर्म होकर के कमरे से क्या चल जाएगी, बाहर, तो मेरे ऊपर पड़ने वाला वायु का दबाव क्या हो जाएगा, कम। और जब इसका मतलब जब गर्म होने पर
हल्की होती हैं तो भारी होने पे क्या हो जाएंगे, ठंडी होने पे क्या होंगी, भारी। तो ठंडी होने पर भारी होंगे तो नीचे बैठेंगे। आप देखो घर में एसी वेसी चला के देखना, आप कभी घर में बैठो और एसी चलाओ ना, तो सबसे पहले नीचे से पैर ठंडे होते हैं, क्योंकि जो हवा आती है ठंडी ठंडी वो पहले भारी होती है, वो पहले नीचे जाती है, उसके बाद ऊपर आती है। ये बात है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक आ गया कि ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है। और बेटा यहाँ से हाँ, फ्रीज के अंदर भी ऐसा ही होता है। फ्रीज के अंदर भी ऐसा होता है कि फ्रीजर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो बर्फ जमाने वाला भाग है वो ऊपर होता है और बाकी हिस्सा नीचे। क्यों? क्योंकि जो ठंडी होगी तो उसके बाद हवा ठंडी ठंडी नीचे आती है, पूरा हिस्सा ठंडा हो जाता है। एसी की बात करो, ऐसे भी यहीं पर है भाई। अपने एसी चला के देखोगे है ना, तो पहले नीचे वाला हिस्सा ठंडा होता है। ये बात यहाँ से है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें, जैसे हम ऐसे कहें कि जैसे अपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, वो गुब्बारे उड़ते थे, उसमें गर्म हवा भरी जाती है जी। आगे देखो साहब, अब यहां से एक तगड़ा कॉन्सेप्ट का प्रश्न बन गया जी। ये भी देखो, यदि अपने यहां पर पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता, सुनना बात को, अब जो चीजें कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सामने आ रही हैं, यदि पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता और पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर, एग्जाम में आ जाए कि पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर, पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर उच्च पर्वतीय क्षेत्र होता, उच्च पर्वतीय क्षेत्र होता, तो राजस्थान की जलवायु या भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता? तो याद रखना, जब यदि पश्चिमी मरुस्थल न होता तो ये न्यून वायुदाब का केंद्र भी नहीं बनता, और न्यून वायुदाब का केंद्र नहीं बनता तो ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित भी नहीं करता, और आकर्षित नहीं करता तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति नहीं होती। एक तो ये। दूसरा, यदि हिमालय, यदि इस मरुस्थल की जगह उच्च पर्वतीय क्षेत्र होता तो भैया यहाँ पे बर्फ गिरती, ठंड होती, और ठंड होती तो हवाएं नहीं आती। इसका मतलब है हमें जो टॉपिक पढ़ लिया, उन टॉपिकों को भी रिलेवेंटली बात आगे समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, हम तो खुश हो गए थे कि भौतिक प्रदेश इतना ही है। लेकिन प्रश्न आ जाए, यदि पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर होता उच्च पर्वतीय क्षेत्र तो भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता? तो आप तो दिमाग लगाते कि गुरुजी ऊंचे पर्वत होते तो बारिश ज्यादा होती। अरे डोपा, बारिश होती ही को नहीं, बारिश होती नहीं कि उच्च पर्वतीय भूभाग होते तो पश्चिमी मरुस्थल जो है शीत ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, सॉरी गर्म हो जाता है, वो गर्म होता ही नहीं, तो न्यून वायुदाब का केंद्र बनता ही नहीं और हवा आती ही नहीं। ऊंचा क्षेत्र होता, बर्फ गिरती, हिल स्टेशन होता, तो यहाँ पर ये बात होती। तो ये मत सोचना कि गुरुजी अरावली की ऊंचाई अधिक होती तो फिर बारिश ज्यादा होती। क्या अरावली की ऊंचाई ज्यादा होती तो फिर तो मामला बिगड़ जाता। इसका मतलब है कि पश्चिमी मरुस्थल, अब प्रश्न आ जाए, क्या पश्चिमी मरुस्थल भारतीय अर्थव्यवस्था को, पश्चिमी मरुस्थल भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? नंबर 1 सकारात्मक रूप से, नंबर 2 नकारात्मक रूप से। प्रश्नों की व्याख्या समझना, प्रश्नों का लेवल समझना, प्रश्नों का तरीका। आप लोग मतलब हम मर्जी से नहीं पढ़ सकते, हर प्रश्न का कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। बताओ दिखा कि बताओ पश्चिमी मरुस्थल भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, वही बता रहा हूं। लेकिन समय के साथ हर जगह हर प्रश्न नहीं घुसेड़ सकते जी, है ना। बताओ पश्चिमी मरुस्थल भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 सकारात्मक, ऑप्शन नंबर 2 नकारात्मक। तो मेरे बच्चों सकारात्मक रूप से, यदि पश्चिमी मरुस्थल नहीं होता तो अपने यहाँ पे मानसून की उत्पत्ति नहीं होती। दूसरा, पश्चिमी मरुस्थल है तो वहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, और हम लोगों ने आज तक इसको क्या समझ रखा था कि तिरकी मरुस्थल है। अरे ये मरुस्थल जो है ना, ये भारत को अंदर मानसूनी जलवायु की स्थिति बनाता है। इसका मतलब एक प्रश्न बन गया कि भारत के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उसका रीजन क्या है? मुख्य रूप से मुख्य कारण आता है पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है बेटा, चलो इसका मतलब ऐसे समझना होगा आपको। तो ग्रीष्म काल में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी होंगी, कुछ चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें वो हमारे दिमाग में रखनी होती हैं, कुछ चीज़ों का पहलू पक्ष समझना होता है जी। देखो ग्रीष्म काल में पश्चिमी मरुस्थल न्यून वायुदाब का क्या होता है? केंद्र होता है साहब, न्यून वायुदाब का केंद्र होता है, और ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है। होगी बात यहां से। चलो आगे देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट यहां से आ जाता है, एक आता है कि ग्रीष्म काल में धूल भरी
आंधियां चलती हैं, ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती हैं। और इन धूल भरी आंधियों की बात करें तो गुरुजी ये सर्वाधिक कहाँ चलती हैं? तो सबसे अधिक चलती हैं गंगानगर में 27 दिन। और न्यूनतम की बात करें, ये न्यूनतम चलती हैं अपने झालावाड़ में 1, 2, 3 दिन। जी एक ही आ जाएगा साहब। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, एक आ जाता है कि ग्रीष्म काल में राज्य में लू चलती हैं। लू क्या होती हैं ये भी बता दूं। लू की बात करें तो ये उष्ण एवं शुष्क स्थानीय पवनें हैं। स्थानीय पवन मतलब ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क और उष्ण पवन जो है उसकी बात की जाती है। मरुस्थल में पौधारोपण किया जा रहा है, उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे इस क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश की मात्रा बढ़ने की गुंजाइश है। बताऊंगा जब बारिश अगली वर्ष ऋतु में बताऊंगा यहां से। ठीक है, एक यहां पर आ जाएगा कि ग्रीष्म काल में बबूला चलते हैं। और बबूला क्या होती है भाई? छोटे चक्रवात। जी बबूला जो चक्रवातों का छोटा रूप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बबूला कहते हैं साहब। उसके बाद में एक यहां से आता है, यदि हम बात करें कि सबसे गर्म कि ग्रीष्म काल के अंदर सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो क्या है? फलोदी। और जिला पूछा जाए तो क्या लिखना है? चूरू। अभी हम क्या लिखेंगे? चूरू। जब तक कोई अपडेट नहीं होगा, हो सकता है आने वाले समय के अंदर गर्म जिला जो है ये फलोदी बन जाए, लेकिन अभी तो हम किसकी चर्चा करेंगे? चूरू की ही चर्चा करेंगे। ये कुछ बातें आ जाती हैं इस ग्रीष्म काल के अंदर। तो क्या क्या पढ़ा हमने ग्रीष्म काल में बेटा? जी एक तो यहाँ से पढ़ा ग्रीष्म काल की, एक तो इसकी अवधि होगी, ग्रीष्म काल के अंदर हवाओं की दिशाएं हम लोगों ने चर्चा की, उसके बाद में तापमान की चर्चा की, वर्षा की बात की, और दोंगड़ा कई बार आता है कि राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा, भारत की भी बातें हम लोगों ने की। एक मरुस्थल न्यून वायुदाब का केंद्र होता है। ग्रीष्म ऋतु को भारतीय मानसून का जनक कहा जाता है। ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती हैं, सर्वाधिक गंगानगर में है। लू चलती हैं, बबूला चलती हैं, और एक आता है सबसे गर्म स्थान और सबसे गर्म जिले की बात कर। सर हमारा तो बबूला में भूत बताते, सबके बताते थे बेटा बचपन में, तो है ना कि भाई बबूला के भीतर मचल जाए नहीं यहाँ से आ जाएगा, है ना। चलो उसके बाद अब आगे की चर्चा हम बात करेंगे अगले के अंदर, क्योंकि अगला हम बात करेंगे कि अपना आएगा समवर्षा रेखा का, है ना। समवर्षा रेखा, समवायुदाब रेखा, इनकी चर्चा करेंगे। ये चर्चा करेंगे हम लोग अगले कक्षा के अंदर। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।